Assalamu alaikum, dear students. I hope you are fit and fine. Today we are going to discuss the topic forest transformations in Java. This is the topic taken from the Forest Society and the Colonialism. As we have discussed in our earliest lectures about the British rule and its impact on the tribal people in India due to the different forest laws, due to the new policies, and due to the restrictions imposed by the British government on the tribals. Same is the case with Java. What is Java? Where is Java? And what happened to the tribal people who are living in this Java area? So let us discuss all these things. I hope you will enjoy this topic as well. Java once upon a time was a forest area in Indonesia, but now it's a famous rice producing island in Indonesia. As British rule was established in India, similarly the colonial rule was established in Indonesia during the 18th century. तो जिस तरह से हमने हिंदुस्तान के बारे में पढ़ा, वहाँ पे ब्रिटिश रूल कैसे इस्टेब्लिश हुआ, उन्होंने ट्राइबल्स की लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट किया, किस तरह से नए नए लॉज इम्प्लीमेंट किए, नए पॉलिसीज़ अडॉप्ट की, और किस तरह से ट्राइबल लोगों को जो प्रॉब्लम्स हुई फॉरेस्ट एरियाज़ में, जैसे दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द फॉरेस्ट विदाउट परमिशन, देयर मूवमेंट वाज रेस्ट्रिक्टेड, दे वर फोर्स्ड टू सेटल एट वन प्लेस, दे वर फोर्स्ड टू प्रैक्टिस परमानेंट एग्रीकल्चर. तो इसी तरह से बिल्कुल ऐसा ही केस है जावा का. तो जावा एक टाइम पे एक खूबसूरत सी फॉरेस्ट एरिया वाली लैंड थी, लेकिन आज ये काफ़ी मशहूर है राइस प्रोड्यूसिंग रीजन, राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड. तो जिस तरह से ब्रिटिश रूल हिंदुस्तान में स्टार्ट हुआ, उसी तरह से डच रूल भी स्टार्ट हो गया इंडोनेशिया में. और सबसे पहले जिस एरिया पे रूल हुआ दैट वाज जावा. तो जावा ही वो प्लेस थी, जावा ही वो फॉरेस्ट एरिया था जहाँ पे डच गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट लॉज इम्प्लीमेंट किए. 1600 में जो जावा की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन थी वो थी 3.4 मिलियन, लेकिन इसके ज़्यादातर जो एरियाज़ थे उस टाइम पे जावा के आसपास के इलाके, दे वर फर्टाइल प्लेन्स. इट मीन्स वहाँ पे कल्टीवेशन होती थी, लेकिन बीच का जो बेल्ट था इट वाज फॉरेस्ट एरिया. तो यहाँ पे भी बिल्कुल हिंदुस्तान की तरह बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती थी जिनका काम था लाइव स्टॉक को रेयर करना, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करना, वहाँ से लकड़ी काटना, या झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करना. बिल्कुल उसी तरह से इंडोनेशिया में भी ट्राइबल लोग फॉरेस्ट्स पे डिपेंड थे जिस तरह वो हिंदुस्तान में थे. सी दिस मैप, यू विल सी द रेड एरो. रेड एरो आपको दिखाएगा जावा कहाँ पे है, और यहाँ पे क्लियरली आपको नज़र आएगा कि ये एक आइलैंड है. तो पहले से भी आइलैंड था. जावा ही वो जगह है जहाँ पे सबसे पहले डच ने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इस्टेब्लिश की. ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या थी ये भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह. तो जैसा कि हिंदुस्तान में बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में आपने पढ़ा, जैसे मुंडास के बारे में पढ़ा, गोंड्स के बारे में पढ़ा, संथालास के बारे में पढ़ा, तो इसी तरह यहाँ जावा या इंडोनेशिया में बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी. तो जावा में भी बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, लेकिन इनमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ट्राइबल कम्युनिटी थी जिनका नाम था कलंगस. हाँ, कलंगस एक ट्राइबल कम्युनिटी थी जो जावा में रहते थे. इनका ज़्यादातर काम था फॉरेस्ट एरिया से लकड़ी काटना और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना. शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसा कि हमने बोला, एक फॉरेस्ट एरिया को साफ़ करना, पेड़ पौधे घास फूस काट कर फिर उसको जलाना, और उसके बाद वो जो ऐश निकलता है उसको मिट्टी के साथ मिलाना, फिर उसके बाद उसमें सीड्स बोना, फिर हार्वेस्ट करना. तो ये सारे काम इंडोनेशिया में भी होते थे, जावा में भी होते थे. तो जो ये कलंग्स थे, एक ट्राइबल कम्युनिटी थी
जावा की, ये बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते थे। ये इतने इम्पोर्टेंट थे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1755 में जब मतारम किंगडम, जो जावा की किंगडम थी, मतारम किंगडम, ये जब इसके जब दो टुकड़े हो गए, डिवीज़न हो गया, तो इन्होंने कलंग फैमिलीज़ को भी डिवाइड किया, जो उस टाइम पे करीबन 6000 फैमिलीज़ थी। इनको दो हिस्से कर दिए। क्यों किए? क्योंकि इन कलंग्स के बगैर कोई भी पैलेस, कोई भी बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती थी, क्योंकि लकड़ी यही लोग काटते थे, यही प्रोवाइड करते थे। तो किंग्स ने क्या किया? उन्होंने इन कम्युनिटीज़ के भी दो टुकड़े किए। तो 3000 एक हिस्से में चले गए, एक फैमिली के हाथ में चले गए, अमिट से एक किंगडम में चले गए, और 3000 दूसरी किंगडम में। तो यहाँ ये सिर्फ इम्पोर्टेंस पता चलती है कलंग्स की, कि ये कितने इम्पोर्टेंट माने जाते थे जावा में। तो जब वहाँ पे डच पहुँचे 18th सेंचुरी में, तो उन्होंने सबसे पहले इन कलंग्स पे कंट्रोल करने की कोशिश की, और वो चाहते थे कलंग्स उनके लिए काम करे। अब ये क्या काम करते डच के लिए? वही जो ये पहले किंग्स के लिए करते थे, यानी लकड़ी काटना, लकड़ी को ट्रांसपोर्ट करना, इनको वो लॉग्स बनाना, यही सब काम, फॉरेस्ट एरिया से जो प्रोडक्ट्स है वो निकालना, यही काम था। लेकिन 1770 में जो कलंग्स थे, उन्होंने इस चीज़ से बिल्कुल इनकार कर दिया और एक रिवोल्ट किया। लेकिन रिवोल्ट के दौरान उन्होंने डच के एक फोर्ट पे भी हमला किया, जो उस टाइम पे जोआना में था। लेकिन आर्मी का इस्तेमाल करके डच आखिरकार कामयाब हो गए इनको सप्रेस करने में। तो इस तरह से जो ये कलंग्स का रिवोल्ट था, इसको सप्रेस किया गया। 19th सेंचुरी में जब दुनिया के हर कॉर्नर में रेलवेज़ और शिप्स का काम चल रहा था, यानी ये एक नई टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही थी, तो इंडोनेशिया में भी डच ने रेलवेज़ को इंट्रोड्यूस किया, शिप बिल्डिंग को इंट्रोड्यूस किया। तो ये सब करने के लिए उन्हें ज़रूरत थी लकड़ी की। तो लकड़ी के लिए सबसे पहले उन्होंने फॉरेस्ट लॉज बनाए, और फॉरेस्ट लॉज के ज़रिए उन्होंने इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, जो जावा में उस टाइम पे थे, उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया, यानी अब वो फॉरेस्ट में अपनी मर्ज़ी से नहीं जा सकते हैं। और दूसरी बात, ना वो लकड़ी काट सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ना वो वहाँ से ना वो फॉरेस्ट में ग्रेजिंग के लिए अपने कैटल को ले जा सकते हैं, ना ही वो किसी तरह की एक्टिविटी इन फॉरेस्ट में कर सकते हैं। अब अगर कोई कर सकता है तो वो वही करेगा जिसको डच गवर्नमेंट परमिशन देगी। तो डच गवर्नमेंट जब परमिशन देती थी, वो सिर्फ कुछ कामों के लिए, जैसे रिवर बोट्स के लिए लकड़ी लाना, हाउसेस बिल्ड करने के लिए लकड़ी लाना, या फिर इन फॉरेस्ट से कुछ चीज़ें निकालना जो डच गवर्नमेंट के काम आती। लेकिन ये सब भी उनकी सुपरविज़न में होता था, यानी इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ पे नज़र रखी जाती थी, ये कब फॉरेस्ट में जाएंगे, कब वापस आएंगे, क्या लेकर आएंगे, क्या लेकर जाएंगे, ये सब देखा जाता था। अब अगर कोई विलेजर गलती से या चोरी छुपे इन फॉरेस्ट्स में अपने कैटल को ले जाता, घूमने जाता, या कोई वुड ले आता वहाँ से, उसको पनिश किया जाता था। तो किसी भी तरह की मूवमेंट इन ट्राइबल्स को अलाउ नहीं थी विदाउट द परमिशन ऑफ द डच गवर्नमेंट। तो जैसे हिंदुस्तान में रेलवेज़ और शिप बिल्डिंग के दौरान जब ब्रिटेन को शिप बिल्डिंग की ज़रूरत थी, शिप्स के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी, रेलवेज़ के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी, तो उन्होंने हिंदुस्तान से लकड़ी निकाली। हिंदुस्तान के फॉरेस्ट से लकड़ी काटने के लिए ट्राइबल्स को मजबूर किया। बिल्कुल उसी तरह जावा में भी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, उनको मजबूर किया गया कि आप फॉरेस्ट एरिया से लकड़ी निकालिए। तो फिर क्या इसके साथ क्या हुआ, देखते हैं। तो जैसे ही जावा में रेलवेज़ का इंट्रोडक्शन हो गया, यानी रेलवेज़ वहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई, या शिप्स का जो सिस्टम था वो वहाँ पे शिप बिल्डिंग का जो मैकेनिज़्म था वो स्टार्ट हुआ, तो उसके साथ ही फॉरेस्ट लॉज भी इम्प्लीमेंट किए गए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1882 में 2,80,000 स्लीपर्स वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम जावा अलोन। तो 1882 में करीबन 2,80,000 स्लीपर हम बोलते हैं वुडन ब्लॉक्स को,
ये वुडन ब्लॉक्स अक्सर रेलवे ट्रैक्स के दो साइड्स पे लगाया जाता था ताकि जो ट्रैक है वो ट्रेन के चलने पर हिल ना सके, वो स्टेबल रहे। तो सिर्फ जावा से ये स्लीपर्स निकाले गए 1882। व्हाट अबाउट अदर फॉरेस्ट्स? लेकिन इस स्लीपर बनाना, स्लीपर्स को काटना यानी लकड़ी को काटना, उनको स्लीपर्स में कन्वर्ट करना, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये सब बहुत डिफ़िकल्ट काम था और इसके लिए बहुत ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत थी। तो मज़दूर अगर बाहर से लाए जाते तो डेफ़िनेटली उनका उन पे पैसा ज़्यादा खर्च होता। तो डच गवर्नमेंट ने क्या किया? डच गवर्नमेंट ने अब ऐसे लॉज इम्प्लीमेंट किए जिससे वो जावा की ट्राइबल कम्युनिटीज़ को मजबूर कर सकें काम करने के लिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? द डच फर्स्ट imposed rents on land being cultivated in the forest and then exempted some villages from these rents if they worked collectively to provide free labor and buffaloes for cutting and transporting timber। तो डच ने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले उस ज़मीन पे टैक्स लेना शुरू किया जो फॉरेस्ट एरियाज़ में कल्टीवेट की जाती थी, यानी जो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ फॉरेस्ट एरिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे उस ज़मीन पे टैक्स लगाया। फिर कुछ लोगों को, कुछ विलेजेस को ये टैक्स नहीं लिए गए, लेकिन उन्हें एक कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी? कि वो मुफ्त में काम करेंगे फॉरेस्ट्स में डच गवर्नमेंट के लिए, और दूसरे वो अपने जानवरों को, ख़ासतौर पे जो बफेलोज़ हुआ करती थी, उनको भी वो इस्तेमाल करेंगे डच गवर्नमेंट के लिए। जो ट्रीज़ काटे जाते हैं उनको उठाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे उन विलेजेस को जिन्होंने ये कंडीशन एक्सेप्ट की कि वो मुफ्त में काम करेंगे, अपने जानवरों का भी इस्तेमाल करेंगे डच गवर्नमेंट के लिए, तो उनसे ये टैक्स नहीं लिया गया। रेस्ट जो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे इन चीज़ों को, उनको टैक्स देना पड़ा। इस सिस्टम को नाम दिया गया ब्लैंक डॉन डेंग स्टेम। तो इस सिस्टम को नाम पड़ गया ब्लैंक डोंग डेंग स्टेम। ब्लैंक डॉन डेंग स्टेम। तो इस सिस्टम के मुताबिक वो लोग जो काम करने के लिए तैयार थे फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको रेंट नहीं लिया गया। तो साथ ही साथ में बाद में उनको थोड़ा सा पैसा भी दिया गया, यानी जो लोग काम करने के लिए तैयार थे इस सिस्टम के अंडर, उनको एक तो रेंट नहीं लिया गया, बाद में थोड़े से उनको पैसे भी दिया गया। लेकिन जो वो कल्टीवेट करते थे फॉरेस्ट एरियाज़ में लैंड, उस पर रिस्ट्रिक्शंस आ गई। यानी अब अगर वो कल्टीवेशन करने जाते हैं उस एरिया में तो उन पे नज़र रखी जाती थी और वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी जगह कल्टीवेशन नहीं कर सकते थे, बल्कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे उनको डच गवर्नमेंट अलाउ करती थी। 1890 के आसपास एक पर्सन जिसका नाम था सोरोनटिको सैमन, जो रेडुब्लैटिंग विलेज का था। फिर से 1890 के आसपास जो सोरोनटिको सैमन एक पर्सन था जो रहता था रैंडू ब्लैटिंग विलेज। ये वो विलेज था जहाँ पे टीक वुड निकलती थी। तो इस पर्सन ने क्या किया? इसने एक मूवमेंट स्टार्ट की और वो डच गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने लगा। तो उसने कहा कि जो विंड है, वाटर है, अर्थ है, वुड है, ये नेचुरल रिसोर्सेज है, ये किसी डच गवर्नमेंट या किसी और गवर्नमेंट ने नहीं बनाए हैं। सो गवर्नमेंट कैन नॉट कंट्रोल दीज थिंग्स, गवर्नमेंट कैन नॉट ओन दीज थिंग्स। तो उसके ये आइडियाज़ लोगों ने मान लिए, बहुत सारे लोग उसके फॉलोअर्स बन गए। तो इस मूवमेंट को नाम पड़ गया, जो इस सैमन ने स्टार्ट की थी, तो सैमन की मूवमेंट को नाम पड़ गया सैमनिस्ट मूवमेंट। तो जो इसके फॉलोअर्स थे दे वर कॉल्ड एज सैमनिस्ट्स। लगभग 3000 फैमिलीज़ उसके इस आइडिया को मानने लगे, उसके पीछे चलने लगे। तो एक टाइम ऐसा भी आ गया जब डच इन
ट्राइबल्स की लैंड को जहाँ पे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे सर्वे करने के लिए आ गए कि इसमें कितना प्रोड्यूस निकलता है, कितनी लैंड है, कल्टीवेशन क्या होती है। तो इन लोगों ने क्या किया, ये ज़मीन पे लेट गए और उन्हें इनकार किया कि हम ना तो टैक्स देंगे, ना ही कोई जो जुर्माना फ़ाइन होता है वो देंगे, ना ही कोई लेबर वर्क करेंगे। तो ये एक ऐसी मूवमेंट स्टार्ट हो गई इस डच गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, जिसने बाद में ट्राइबल कम्युनिटीज़ को लगभग यूनाइट किया, सो दैट दे डच गवर्नमेंट डच रूल वुड कम टू एन एंड। डच रूल को एंड करने के लिए ये एक बड़ी सी मूवमेंट बाद में बन गई, बल्कि रिवोल्ट भी बन गया। तो ये भी देखते हैं कैसे। यहाँ से देखिए आपको मैप नज़र आएगा। मैप में आपको वही जो मैंने पहले भी दिखाया आप लोगों को मैप, ये वही मैप है। वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान आर्मी के लिए शिप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और शिप्स को बिल्ड करने के लिए लकड़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इस वजह से हिंदुस्तान और जावा दोनों जगहों पे जो फॉरेस्ट एरियाज़ थे वहाँ से लकड़ी काटने का काम बहुत तेज़ होने लगा। अब हिंदुस्तान में तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो यहाँ पे जावा में डच थे। तो दोनों ने, यहाँ हिंदुस्तान में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और जावा में डच गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट्स को बड़ी तेज़ी से काटना शुरू कर दिया और ये कंटिन्यू चलता रहा वर्ल्ड वार फर्स्ट में भी और वर्ल्ड वार सेकंड में भी। वर्ल्ड वार सेकंड में जो जापानीज़ थे उन्होंने इंडोनेशिया पे कब्ज़ा किया, लेकिन जो डच गवर्नमेंट थी वो नहीं चाहती थी जो टीक वुड है, जो शिप्स के काम आती है, टीक वुड, वो जापानीज़ के हाथ में चली जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फॉरेस्ट को पूरी तरह से तबाह किया, कहीं पे जला दिया, कहीं पे काट दिया, ये सोचकर कि जापानीज़ के हाथ में ये लकड़ी ना पड़े। लेकिन फिर भी जापान के हाथ में बहुत सारी फॉरेस्ट एरियाज़ पड़ गए और उन्होंने इन फॉरेस्ट एरियाज़ को साफ़ किया और बहुत सारी लकड़ी भी काटी ताकि वो शिप बना सकें। तो जितना वो लूट सकते थे इंडोनेशिया से उन्होंने लूट लिया। लेकिन इस लूट की वजह से, इस लूट प्लंडर की वजह से कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ जावा में। और वो लोग कौन थे, वो थे जो चाहते थे कल्टीवेशन करना। तो जितने ज़्यादा फॉरेस्ट साफ़ हो गई उतनी ज़्यादा लैंड फ्री हो गई, जितनी लैंड फ्री हो गई उतना ही लोगों को मौका मिला एग्रीकल्चर करने का। तो हिंदुस्तान में भी ये प्रोसीजर रहा। हिंदुस्तान में भी जब फॉरेस्ट साफ़ हुई तो एग्रीकल्चर ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगा, तो बहुत सारे लोगों को नई लैंड मिल गई। तो अब तक हिंदुस्तान में वो फॉरेस्ट एरिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वापस नहीं ले सका जो कभी फॉरेस्ट्स में थे। यानी आज भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो लॉस्ट फॉरेस्ट एरिया रिकवर नहीं कर पा रहा है जो लोगों के अंडर है अब, क्योंकि अब उस पर कल्टीवेशन होती है। लेकिन जब इन कॉलोनीज़ को आज़ादी मिली, हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, इंडोनेशिया को आज़ादी मिली इस फॉरेन रूल से, तो फॉरेस्ट पॉलिसी चेंज हो गई। ओबेसली अब इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने बहुत से स्टेप्स उठाए इन फॉरेस्ट्स को कंज़र्व करने के लिए। तो कंज़र्व करने के लिए कुछ फॉरेस्ट लाज भी बनाए गए। अब इन लाज के मुताबिक फॉरेस्ट एरिया में रहने वाले जो लोग थे, जो ट्राइबल्स हैं, जो कम्युनिटीज़ है, जो विलेजर्स है, उनको अलाउ किया गया फॉरेस्ट में जाने के लिए। लेकिन साथ ही में उनको कहा गया कि दीज फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड। तो इसी वजह से अगर हिंदुस्तान में आप केरला या मिज़ोरम के फॉरेस्ट्स देखते हैं, वो गवर्नमेंट ने नहीं बल्कि लोगों ने बचाए, क्योंकि वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्ट करते थे। वो इन फॉरेस्ट्स के साथ बहुत प्यार करते थे। बल्कि एक मूवमेंट भी स्टार्ट हो गई हिंदुस्तान में जिसको चिपकू मूवमेंट कहा जाता है। ये चिपकू मूवमेंट असल में औरतों ने स्टार्ट की, क्योंकि वो चाहते थे जो ट्रीज़ है उनको न काटा जाए। और जब कॉन्ट्रैक्टर्स या बिल्डर्स उनको काटने के लिए आते थे तो ये औरतें उन पेड़ों के साथ चिपक गई और ये कहकर कि अगर आप पेड़ काटना चाहते हो तो फिर हमें भी काट दो।
तो ये कुछ मोमेंट्स थी, ये कुछ एफ़र्ट्स थे विलेज कम्युनिटीज़ के, जिनकी वजह से अभी भी फॉरेस्ट्स हमारे सामने मौजूद है। अदरवाइज़ अगर वो कॉलोनियल रूल कंटिन्यू रहता या गवर्नमेंट्स एफ़र्ट नहीं लगाती और फ्रीडम देती लोगों को फॉरेस्ट को साफ़ करने के लिए, तो डेफ़िनेटली जो ग्लोबल वार्मिंग का आज हम इम्पैक्ट देख रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा होता।